नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और आप सुन रहे हैं मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है सच माँ। बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो गया है पर बच्चे नहीं आए हैं। मैं आशंकाओं से घिर जाती हूँ। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। बच्चे निश्चित समय से जरा भी देरी करते हैं तो मैं उल्टा सीधा सोचकर परेशान हो जाती हूँ। पर ये बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं, ये क्या बात है? अरे, कोई बाहर निकलता है तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब बच्चों को ही लो। हो सकता है रिक्शा वाला कुछ देर से पहुंचा हो या रिक्शा पंक्चर हो गया हो, या मुझे ही ले लो। हो सकता है मुझे रास्ते में कोई मिल गया हो या मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ या ऑफिस से निकलने में देरी हो गई हो। अब तुम इतना परेशान होने लगती हो। इस चक्कर में देर होने पर मैं इतना हड़बड़ा जाता हूँ कि उस चक्कर में दुर्घटना हो सकती है। मैं सब कुछ समझती हूँ, पर आए दिन इतनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं कि दिमाग चाहे लाख समझाए, पर किसी के भी देरी करने पर दिल घबराने लगता है। बच्चे पूरे आधे घंटे लेट हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं मन को समझाती हूँ, रिक्शा पंक्चर हो गया होगा, पर मन नहीं मानता। मैं गेट पर आकर खड़ी हो जाती हूँ। ये भी मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही है, पर मैं क्या करूँ। कोई देर करता है तो मैं गेट पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लगती हूँ। ये मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस तरह गेट पर खड़े रहने से क्या कोई जल्दी आ जाएगा या आने के बाद गेट के अंदर नहीं आएगा। पर क्या करूं, घर के अंदर मुझे बेहद बेचैनी होने लगती है। मैं गेट पर खड़ी थी कि मिसेस शर्मा रिक्शे से आती दिखाई दी। मुझे देखकर उन्होंने वहीं रिक्शा रोक लिया और बोली, गेट पर क्यों खड़ी हैं? मैं बोली, ऐसे ही, बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं। वे तुरंत बोल पड़ी, आते ही होंगे। फिर कहने लगी, अभी मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ जा रही थी तो रास्ते में कोई बच्चा ट्रक से कुचलकर मर गया है। ट्रक वाला तो ट्रक छोड़कर भाग गया, पर क्रुद्ध भीड़ ने ट्रक के शीशे वगैरह तोड़ डाले हैं। ट्रक को आग लगा दी है। दो चार और ट्रक के शीशे वगैरह तोड़ डाले हैं। पुलिस उधर से किसी को नहीं जाने दे रही। मैं क्या करती, घर वापस लौट आई। बच्चा, ट्रक, सड़क, दुर्घटना, इतना मेरे हाथ पैर सुन्न करने के लिए काफी था। कहीं मेरे सौम्य अनुष्का तो नहीं। धत तेरे की, मैं हमेशा इतना गलत क्यों सोचती हूँ। उन लोगों का स्कूल तो उस रूट पर है ही नहीं। फिर भी मैं पूछती हूँ, कितना बड़ा बच्चा था, किसका था, कुछ पता चला? वे कहती हैं, पता नहीं, सुन रहे थे 12-14 साल का था, कहीं बाहर से आया हुआ लग रहा था। मैं आश्वस्त हो जाती हूँ। मेरे बच्चों की उम्र तो 6 और 8 वर्ष की है। फिर भी जैसे जैसे बच्चों के आने में देरी हो रही है, मन अकुला रहा है। यह सच जानते हुए कि जो दुर्घटना हुई है उसमें हमारे बच्चों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और बच्चे सकुशल रिक्शे पर आते दिखाई दिए। मैंने रिक्शे वाले के सामने प्रश्नों की बौछार कर दी। कहाँ रह गए थे इतनी देर, रिक्शा पंक्चर हो गया था क्या? रिक्शा वाला बोला, नहीं भाभी जी, वह जो लड़का सड़क पर मर गया था ना, इसीलिए उधर के एरिया में कर्फ्यू लग गया था तो सारे रास्तों में इतनी ट्रैफिक जमा हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से इधर उधर से घुमाकर बच्चों को लाया हूँ। बच्चों को सकुशल देखकर मुझे मृतक बच्चे के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने कहा, पता चला वह किसका लड़का था? रिक्शे वाला बोला, हाँ जी, गांव से अपने माता पिता के साथ 5-6 दिन हुए यहाँ आया था। बड़े बेटे के इलाज के लिए उनको 5,000 रुपये की जरूरत थी, तो एक डॉक्टर साहब ने दया करके उसे रुपए दे दिया था और साथ ही कहा था कि अपने इस बेटे को उनके घर का काम करने के लिए भेज दो। उसके खाने पीने का, रहने का इंतजाम हो जाएगा। साथ ही साथ उनकी दी गई सारी रकम भी हिसाब में अदा हो जाएगी। 2 दिन से वह डॉक्टर साहब के पास ही था कि आज यह दुर्घटना घट गई। सुना है बेचारे माँ बाप बहुत रो रहे थे। हालांकि उनके 4 बेटे हैं, एक बेटा बीमार है और एक मर गया। दो सुनते हैं शायद गांव में है। अब क्या बताया जाए। मैंने कहा, 4 बेटों से क्या होता है, चाहे जितने बच्चे हों, माँ बाप के दिल में हर बच्चे के लिए प्यार बराबर होता है, और माँ के दिल में तो विशेष रूप से। बेचारी बेटा खोकर कैसे जी रही होगी। अचानक मुझे हंसी के साथ किसी की आवाज सुनाई दी, सच में माँ के दिल में हर बच्चे के लिए बराबर जगह होती है? हाँ, इसमें भी कोई शक है, मैंने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आवाज आई। ऐसा ही है, माँ हर बच्चे को बराबर प्यार करती है और किसी भी बच्चे की मृत्यु माँ के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। पर तुम हो कौन? मैंने आसपास किसी को न देखकर पूछा। ये मैं हूँ माँ। कौन? सौम्य, अनुष्का? पर वे तो जब मैं रिक्शे वाले से बात कर रही थी तभी अंदर चले गए थे, और अंदर से उन दोनों के लड़ने की आवाजें आ रही थी। फिर यह कौन माँ कहकर मुझे संबोधित कर रहा है? मैं आश्चर्यचकित होकर सोच ही रही थी कि तभी मुझे आवाज सुनाई दी। नहीं माँ, मैं दीदी भैया नहीं हूँ। मैं आपकी तीसरी अजन्मी संतान हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि माँ के दिल में सभी बच्चों के लिए बराबर जगह होती है
और यदि माँ अपने किसी भी बच्चे की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो आपने स्वयं डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे लिए क्यों कल मौत का दिन सुनिश्चित कर दिया? क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? अब मुझे सारी बातें समझ में आ गईं और ना चाहते हुए तमाम सावधानियों के बाद भी जब मुझे पता चला कि मैं तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मैंने डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन कराने का फैसला किया था और उसके लिए कल डॉक्टर के पास जाने वाली थी और शायद उसी की कैफियत मेरा अजन्मा बच्चा मांग रहा था। मैंने कहा, पर तुम तो अजन्मे हो, तो क्या हुआ? हूं तो तुम्हारी संतान ही, पर तुम्हारा कोई रूप रंग आकार नहीं है। दीदी भैया का था क्या जब वे मेरे बराबर थे? आप मुझे रूप रंग आकार जब लेने देंगी तब न मैं लूंगा, पर आप तो मेरा नामो निशान मिटाने वाली हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारी परवरिश मैं अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी। जानते हो आजकल एक बच्चे की परवरिश पर कितना खर्च होता है? और क्या तुम चाहते हो कि तुम अभावों के बीच पलो? मैं क्यों अभावों के बीच में पलता? बस दीदी और भैया में थोड़ी सी हिस्सेदारी कर लेता। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से मैं सौम्य और अनुष्का के सपने चकनाचूर कर दूं? सौम्य इंजीनियर बनना चाहता है और अनुष्का डॉक्टर। यह सब क्या तुम्हारे आने पर संभव हो पाएगा? हर माता पिता चाहते हैं कि वे बच्चों को दुनिया की हर खुशियां दें। माँ, यह तो तुम गलत कहती हो। दुनिया के और बच्चों को देखो, उनके माता पिता उनके लिए क्या क्या करते हैं। वह सब आप दीदी और भैया के लिए कर सकती है क्या? माता पिता तो अपने हैसियत के अनुसार ही बच्चों को पालते हैं। मैं उसके तर्कों के सामने एकदम परास्त सी हो जाती हूँ और एक कमजोर वाक्य उछालती हूँ। तुम्हारी दीदी और भैया के आने के बाद हमारा परिवार पूरा हो गया था। तुम हमारी एक गलती हो जिसे हम सुधारना चाहते हैं। तो अपनी गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हो माँ? मैं भी दुनिया में आना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ, सपने देखना चाहता हूँ। सच माँ, मैं जीना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। और इतना कहकर वह हिलक हिलक कर रोने लगा। अंदर से सौम्य और अनुष्का के रोने से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं अपनी कल्पना लोक से बाहर आई। लगता है बाहर खड़े खड़े कल्पना लोक में मैं अपने अजन्मे बच्चे से बातचीत कर रही थी और अंदर उन दोनों में लगता है मारपीट हो गई। मैं अंदर जाकर उन दोनों को संभालती हूँ और घर के कामों में लग जाती हूँ, पर बार बार मुझे अपने बच्चे का रुदन सुनाई देता रहता है। सच माँ, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। रात को सोते समय मैं अपने पति से कहती हूँ, कल तो हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। पति बोले, हाँ हाँ याद है, कल की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी है मैंने। पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं बोली, मैं कह रही हूँ कि कल का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है। पति पूछते हैं, क्यों? मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने अबॉर्शन ना कराने का फैसला लिया है। पति अचकचाकर उठ बैठते हैं। अभी सुबह तक तो तुम्हारा दृढ़ निश्चय था कि तुम अबॉर्शन करवाओगी, फिर अचानक किसके समझाने से तुम्हारा इरादा बदल गया? मैंने कहा, किसी के समझाने से नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? अच्छी तरह सोच लो, कहीं तुम्हारा फिर इरादा ना बदल जाए, फिर देर हो जाएगी। नहीं, अब मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। खैर, अब तुम्हारी जैसी मर्जी। मुझे क्या, मैं तो पहले से ही अबॉर्शन के पक्ष में नहीं था, पर तुम्हारी जिद थी। ठीक है। यह कहकर वे करवट बदलकर सो गए। अब मैं उन्हें क्या बताती कि अगर मैं अबॉर्शन करवा लेती तो जिंदगी भर मेरे अजन्मे बच्चे का रुदन मेरे कानों में गूंजता रहता। सच माँ, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तो आप सुन रहे थे भावुक कर देने वाली ये कहानी सच माँ, जिसे लिखा है मीरा सिन्हा जी ने। मैं नेहा पांडे अब आपसे इजाजत लेती हूँ। मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।